तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष, आपका फिजिक्स टीचर। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था कि हम जेई और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे जो कि रीसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो हमारा उसी जेई सुपर क्वेश्चन का आखिरी इंस्टॉलमेंट बचा है जो कि हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटिव मोशन से भी रिलेटेड है और साथ में कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है और पिछली बार MHT CT में एक बार रिपीट भी हो चुका है। देखिए कि अ पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.3 kgs। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे M1 दिया है 0.03 kg का। उसके बाद बोला है ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जिसका हाइट 100 मीटर का है। हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ये जो हाइट है बिल्डिंग का वो है 100 मीटर्स का। एक बुलेट वर्टिकली अपवर्ड फायर किया है जिसका मास 0.02 kg का है। इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो हमारा V2 होगा वो 100 मीटर पर सेकेंड का होगा और जो हमारा V1 है यह हमें पता है कि ये 0 मीटर पर सेकेंड का है। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो, क्योंकि ये शुरुआत में ऊपर से छोड़ा गया है अगर बॉल और हमने कोई इनिशियल फोर्स नहीं लगाया है, फेंका नहीं है उसको, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी वो 0 होगी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 है। हम बाद में रेफरेंस निकाल कर देखेंगे कि चेंज हो रहा है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो दोनों पर एक जैसी लगेगी। अब यहाँ पर क्या बताया है कि वो जो बुलेट है उस लकड़ी के टुकड़े में जाकर लग जाता है। देन द मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेस अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिफोर फॉलिंग बिलो। इसका मतलब कि यहाँ से एक बॉल फेंका और ये बॉल नहीं, एक वुड का टुकड़ा फेंका है। कुछ सेकेंड्स में जब तक ये इस बुलेट से टकरा नहीं जाता ये नीचे गिरेगा और ये बुलेट वैसे ही ऊपर के डिस्टेंस पर कवर करेगी। इस पोजीशन पर कहीं पर ये टकराएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। हमें ये पता लगाना है कि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर जाता है। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उस हिसाब से टाइम कितना लगेगा इसको। हमें पता है कि टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर वेलोसिटी है। क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इस वुड का वो तो 0 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे बुलेट का वो 100 है। तो ये 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा जो कि 1 सेकंड के बराबर होगा। तो हमारा t जो है वो 1 सेकंड का हो चुका है। अब वैसे ही अब हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल कर देखते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उस बुलेट का और उस वुड का, उसमें कितना फ़र्क होगा। तो हम जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अगर चेक करें तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के हिसाब से जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम यूज़ करेंगे 10 मीटर्स पर सेकेंड का, सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब हम देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में ये वुड यहाँ से कितना नीचे आया होगा और ये जो हमारा बुलेट है वो यहाँ से कितना ऊपर गया होगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, उसके लिए हम ले लेते हैं S1 जो कि हो जाएगा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जो थी उस वुड की वो 0 थी, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये है हाफ मल्टीप्लाई बाई g जो कि होगा 10 और यहाँ पे 1 सेकेंड। इसका मतलब ये 1 और ये 5, मतलब 5 मीटर ये ट्रैवल कर रहा है। मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर जो है ये वुड ट्रैवल करेगा और उसी 1 सेकेंड में 95 मीटर जो है वो ये बुलेट ट्रैवल करेगा। इसका मतलब लगभग यहाँ पर कहीं पर यहाँ से 5 मीटर नीचे कहीं पर बुलेट टकरा रहा है और यहाँ से वो ऊपर जाएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं अब
कि मोमेंटम जब टकराने के बाद हम कोलिजन पढ़ा होगा सबने, एक्चुअली हम भी उसे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जब कोलिजन होता है किसी भी बॉडी का, कोई भी चीज़, अगर दो इंसान भी आपस में टकराते हैं तो उनका मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होगा, भले ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो। ये हम डिटेल में देखेंगे इलास्टिक इन इलास्टिक। अब बस यहाँ पर समझिए कि हमें मोमेंटम का कंजर्वेशन करवाना है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, उसके लिए फाइनल मास भी चेंज होगा। जैसे कि हमारा पहले m1 और m2 अलग अलग था, लेकिन अब कंबाइंड m जो है हमारा वो हो जाएगा 0.02 प्लस 0.03 जो कि हो जाएगा 0.05 kg का। यह हमारा कंबाइंड मास है। अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मोमेंटम ऑफ पहला बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ दूसरा बॉडी इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v। हम यहाँ पर ये इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों का एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मास भी अलग अलग है और दोनों का वेलोसिटी भी अलग अलग था। तो ये एक इन इलास्टिक कोलिजन होगा, जिसके लिए ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम आगे वाले वीडियोस में डराइव करेंगे जब हम कोलिजन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे m1 v1 ले लेते हैं। हमारा m1 क्या है 0.03 और हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है टकराने से पहले, वो इस वुड की फाइनल वेलोसिटी हमारा हो जाएगा। अगर हम v इज इक्वल्स टू u प्लस at लेते हैं तो a हमारा 10 है तो और t 1 था, तो ये हमारा जो वेलोसिटी है वो 10 हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो m2 है वो m2 है 0.02 और 0.02 मल्टीप्लाई बाय इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला था, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 90 इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम v इज इक्वल्स टू u प्लस at लें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 होगी, क्योंकि बुलेट ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव लगेगा, लेकिन जब मैं ऊपर से इसे छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन ये ग्रेविटी के से पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 यूज़ कर लेंगे और इसे इक्वेट करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाई v के साथ। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा v है वो 30 मीटर्स पर सेकेंड का आएगा। अब सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी को आता होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.18 के आसपास हो जाएगा, जिसे हम 0.05 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 30 के आसपास आएगा जो हमारा वेलोसिटी है वो। अब इस वेलोसिटी के साथ वो कितना ऊपर जाता है हमें ये देखना है, तो हम यहाँ पर एक और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। इस हिसाब से अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि बुलेट से टकराने के बाद जब वुड ऊपर की तरफ जाएगी तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी और वहाँ से नीचे गिरने लगेगी। सभी ने क्रिकेट खेला होगा, अगर हम बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट पर जाकर बॉल रुक जाती है और वहाँ से नीचे गिरना शुरू होती है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, और यहाँ पर s हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर जो हमारा u है वो हमारा ये 30 है और हमारा एक्सेलरेशन जो है वो हमारा 10 हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 20 और 900 होता है 40 डिवाइड बाई 45, तो ये हो जाएगा हमारा 45 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बॉडी उतनी ऊपर नहीं जाएगी, हमें बोला है कि वो अपने एक्चुअल हाइट से कितना ऊपर गया है, मतलब जहाँ से वो फेंका गया था, मतलब वो 100 मीटर की हाइट किससे फेंका गया था और 1 सेकेंड में वो 5 मीटर नीचे की तरफ ट्रैवल कर चुकी है। तो वो अपने एक्चुअल हाइट से कितना ऊपर गया होगा, वो हो जाएगा h इज इक्वल्स टू
जो हमारा ये S1 आया था उसको हम माइनस करेंगे इस S में से, तो S माइनस S1, तो H इज इक्वल्स टू हमारा S है 45 माइनस 5 जो कि हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 40, मतलब 40 मीटर ऊपर तक वो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस रेफ़र किए हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थोड़ा सा लेंदी है तो इसे एक बार ट्राई करें, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक ऑटोमोबाइल है, कोई भी गाड़ी ट्रैवल कर रही है, वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर के डिस्टेंस पर वो स्टॉप हो गया ब्रेक अप्लाई करने के बाद। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर्स इज। इसका मतलब तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, इसे भी और इसे भी। पहले हम पहला वाला जो है इसे हम VA ले लेते हैं और जो दूसरा वाला है उसे हम VB ले लेते हैं। अगर हमारा VA 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 18, 18 टू द 36 और 4 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा फिर 2 सा और उसके बाद फिर 2 सा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2.22 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर 2.22 मल्टीप्लाई बाई 5 हम देखते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो ये लगभग 11 के आसपास आएगा, 11 मीटर्स पर सेकेंड। और वैसे ही अगर मैं VB को देखता हूँ तो ये एग्जैक्टली डबल है, तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 22 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लगता है इसे रुकने के लिए, तो इसका SA हो जाएगा 40 और इसका SB हमें ढूंढना है। हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2as। हमें पता है हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू u² और s इज इक्वल्स टू u² डिवाइड बाई 2a। क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में हमें नहीं बताया है, तो दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन एक जैसा ही लगेगा। तो अगर हमारा पहला इक्वेशन s इज इक्वल्स टू u² डिवाइड बाई 2a आया है, तो दोनों ही केसेस में a और ab दोनों ही केसेस में सेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये SA के लिए लिखता हूँ तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं दूसरा इक्वेशन बना लेता हूँ ऐसे ही कि SB जो है हमारा वो u, ये a है और ये b है, ub का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 एंड 2, तो ये और ये इजीली कट जाएगा और यहाँ पर हमें नया इक्वेशन मिलेगा जो कि है SA डिवाइड बाई SB इज इक्वल्स टू UA² डिवाइड बाई UB²। और यहाँ पर हमारा U है ये हमारा 11 मीटर्स पर सेकेंड था और वैसे ही हमारा ये 22 मीटर्स पर सेकेंड है। तो ये 11 है, ये 22 है और ये हमारा था 40, सॉरी भाई, हाँ ये हमारा 40 है SA हमारा 40 है, SB हमें ढूंढना है, UA हमारा 11 है तो 11 का स्क्वायर और UB हमारा 22 है तो 22 का स्क्वायर। हम तो होल स्क्वायर लगा के रूट इस तरफ डाल तो सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं कि 40 डिवाइड बाई SB इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 22 इंटू 22। ये 1 ज़ा और ये 2 ज़ा, वैसे ही ये 1 ज़ा और ये 2 ज़ा हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 40 ये 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो SB जो है हमारा वो हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 4
और ये हो जाएगा 4 4 16 160 मीटर्स। इसका मतलब स्पीड डबल करने पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का एक जैसा है, तो रुकने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एग्जैक्टली डबल हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो वेलोसिटी डबल हुआ है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स बढ़ेगा, इसीलिए पहले हमारा 40 लग रहा था तो अब 160 मीटर्स पर सेकेंड लगेगा। तो MCQs के लिए ये एक ईजी ट्रिक है कि हमें इस इक्वेशन को अगर हमें याद है कि s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दोनों केसेस में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट सीधा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान सा सवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान भी है। जनरली जेईई मेंस में पहले ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राफ्स अभी भी बहुत बार पूछे जाते हैं। वहाँ पूछ क्या रहे हैं ये कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर करते हैं कि जैसे हम 2 डायमेंशनल मोशन जो अब हम आगे देखेंगे उसमें जनरली लोग समझते हैं कि अगर ऊपर फेंका गया है तो वेलोसिटी पहले बढ़ेगी, उसके बाद ऊपर जाकर रुक जाएगी और वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो तीसरा ग्राफ है ये हमारा आंसर होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें आसानी से सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है ताकि हमें वेलोसिटी का स्लोप मिल सके। स्लोप के हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ग्राफ सही वाला कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाऊँ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल्स टू जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर फेंका गया था तो 0 था, और हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा -g का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ग्रेविटी से ऊपर की तरफ फेंकते वक्त। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बना है वेलोसिटी के लिए वो है -gt। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ग्राफ करेक्ट होगा, स्लोप ऑफ अ ग्राफ शुड बी निगेटिव, निगेटिव ग्राफ का स्लोप होगा। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ग्राफ नहीं है इन तीनों में से जिसका स्लोप सिर्फ निगेटिव हो। सिर्फ यही एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप निगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल सिनेरियो से बहुत अलग होते हैं, तो उसे ध्यान देकर आपको मार्क करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा निगेटिव स्लोप है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन 4 नंबरों के लिए पूछा जाता है और ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़े से ध्यान से ये सही हो सकता है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, ये एक रिलेशन है जो कि जेईई जनवरी 2022 सेशन में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से देख सकते हैं जेईई मेंस में कि अभी वो अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स लगाना, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे भले ही वो ट्रिकी थे, लेकिन क्योंकि हमने नंबर्स यूज़ किए थे तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नंबर्स नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है कि एक कार है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, then continues at a constant speed for time t and then accelerate at the rate of f/2, और उसी के साथ वो वापस रेस्ट में आ जाता है if the total distance traversed, ट्रैवर्स्ड का मतलब ये होता है कि जो पूरा डिस्टेंस कवर किया है उन्होंने वो 15s के बराबर है। यहाँ पे इज आएगा, इन नहीं, इज 15s, ये 15 सेकेंड नहीं है, 15s है। और हमें यहाँ पे s का वैल्यू ढूंढने के लिए कहा है कि s हो क्या सकता है। फिर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। हमें यहाँ पे 3 केसेस लेने पड़ेंगे।
क्योंकि यहाँ पे पहले केस में व्हीकल रेस्ट से शुरू हो रही है और एक्सेलरेट हो रही है एफ के रेट से और एफ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से टी टाइम तक ट्रैवल करेगी, उसके बाद डिसेलरेट हो जाएगी f/2 से। यहाँ पे तीसरे जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, वहाँ पे एक ट्रिक है और वो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, जब पहला कंडीशन है हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन के हिसाब से इन्होंने बोला है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस s और यहाँ पे एक्सेलरेशन है f का और यहाँ पर रेस्ट से शुरू हुआ है। रेस्ट का मतलब ये है, क्वेश्चन में से हमें कुछ पॉइंट्स ढूंढने आने चाहिए जेई मेंस के लिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान होते हैं और हम अप्रोच जान सकते हैं कि हमें अप्रोच कैसे करना है उस क्वेश्चन को। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे रेस्ट है, इसका मतलब पहले केस के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, 0 मीटर्स पर सेकेंड। हमारा एक्सेलरेशन जो है वो f का हो जाएगा और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है s। तो हम s इज इक्वल्स टू s1 ले लेते हैं और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, तो t1 स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि s1 इज इक्वल्स टू u तो 0 है, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई f और ये t1 का स्क्वायर। ये हमारा पहला केस हो गया। इसके हिसाब से अगर हम v ढूंढने की कोशिश करें, फाइनल वेलोसिटी, तो वो हो जाएगी v इज इक्वल्स टू u प्लस at और हमारे पास u 0 है तो v इज इक्वल्स टू ft हो जाएगा सीधा ft1। ये हमारा दूसरा चीज़ है। ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो s इज इक्वल्स टू हाफ t1 स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू ft1। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या क्या कहा गया है। सेकेंड कंडीशन में अब ये रेस्ट में नहीं है, कांस्टेंट स्पीड पर है फॉर टाइम t एंड देन डिसेलरेट एट रेट f/2 टू कम टू रेस्ट। तो सेकेंड वाले कंडीशन के लिए कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहा है ये। इसका मतलब यहाँ पे जो s है इज इक्वल्स टू ut हो जाएगा। ut इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पर एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे बस s इज इक्वल्स टू ut आएगा और ये जो u है वो इस v के बराबर होगा, क्योंकि ये जो फाइनल स्पीड है वही तो यहाँ पे इसका इनिशियल होगा। तो ये चेंज होकर हो जाएगा s इज इक्वल्स टू s2, s2 इज इक्वल्स टू ft1 और ये हो जाएगा t2, ft1 और ये हो जाएगा t2। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा तीसरा केस क्या हो सकता है। अब थर्ड कंडीशन के लिए हमें बोला है कि डिसेलरेट हुआ है। अगर डिसेलरेशन का रेट आधा होता है, इसका मतलब टाइम दुगना लगेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हमें पता ही है कि यहाँ पे वो ft1 के बराबर होगा इंटू t जो कि t3 है प्लस हाफ at स्क्वायर, ए बोला है f/2 और ये हो जाएगा 2t3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा s3 इज इक्वल्स टू ft1 इंटू t3 प्लस हाफ इंटू f/2 इंटू 4t3 का स्क्वायर। ये 2 और ये 2 अगर हम ऐसे कैंसिल करें तो ये और हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा s3 इज इक्वल्स टू ft1 इंटू t3 प्लस ft3 का स्क्वायर और ft1 इंटू t3। ft1 क्या है हमारा, ft1 हमारा v है, तो s3 इज इक्वल्स टू v इंटू t3 प्लस ft3 स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा तीसरा वाला। अब हमें बोला है कि s1 s2 s3 तीनों 15s के बराबर है, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 तीनों 15s के
बराबर है S1 S के बराबर होगा, S2 हमारा क्या है F T1 इंटू T2 के बराबर है, और इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा S3 जो है वो 2S के बराबर होगा, और ये 15S हो जाएगा, और ये हो जाएगा F T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 15S माइनस 3S, 2 + 1 3, और ये हो जाएगा F T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 12S। ये एक इक्वेशन मिला है हमें। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करके कहाँ पर यूज़ करना है, इस पहले इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा तो ये चेंज होकर हो जाएगा, हम यहाँ पे डाल देते हैं कि इसका इक्वेशन नंबर है 4, और ये सबने कॉपी कर लिया होगा, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा कि पुटिंग 4 in 1, तो हम पुट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो आप लिखिए डिवाइड 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन है हमारा S इज इक्वल्स टू हाफ F T1 का स्क्वायर, और यहाँ पर F T1 इंटू T2 को डिवाइड करते हैं, तो ये F T1 इंटू T2, और ये भी डिवाइड बाय F T1 इंटू T2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा S डिवाइड बाय 12S इज इक्वल्स टू F T1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू F T1 इंटू T2। इस हिसाब से अगर हम T का वैल्यू निकालना चाहते हैं, वैसे तो हमें S चाहिए यहाँ पर, और हमें T1 का वैल्यू चाहिए, तो T1 का वैल्यू किसके हिसाब से आएगा, T2 के हिसाब से आ सकता है, तो हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। ये F T1 हमें पता है कि वो V है, अगर हम इस हिसाब से S को कंसीडर करने लेंगे तो S डिवाइड बाई 12S क्या हो जाएगा कि ये 1 और ये 12 SS कट सकता है, और इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे T का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो T1 का, तो ये T डिवाइड बाई 9 के बराबर होगा, 9 नहीं एक्चुअली 2 6 12 6 के बराबर होगा, 2 1 2 और 2 2 6 12, तो T1 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई 6 के बराबर होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल सकता है 6 6 36, और ये हो जाएगा S1, या फिर S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू F T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू F कितना है हमारा वो हमें दिया नहीं है, और T1 है हमारा T2 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर, और ये चेंज होकर हो जाएगा S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू F इंटू T2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 36 72, और S का इक्वेशन बनेगा F T2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 72, तो ये इक्वेशन है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ऑप्शन तीसरा था वैसे MCQs में, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो काफ़ी ध्यान से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करें, मैं एक स्पेशलाइज्ड वीडियो लेकर आऊँगा इस क्वेश्चन या ऐसे और भी जो क्वेश्चंस होंगे डेरिवेशन से रिलेटेड उससे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सभी पॉज करके क्वेश्चन एक बार लिख लें और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि एक बॉल है जो कि ऊपर से ये भी फेंकी जा रही है, यहाँ पे वैसे हमें देख पोजीशन दिया है, देखते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h meters. It takes t second to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 seconds? वैसे हमें यहाँ पे h का वैल्यू निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली कि h जो है t by 3 पर है कितना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं s इज इक्वल्स टू h लिखता हूँ कि
कि अगर ये s इज इक्वल्स टू h है पहले वाले केस के लिए, कि जो डिस्प्लेसमेंट और हाइट एक जैसा ही होगा यहाँ पर, और t सेकेंड लगेंगे उसे ग्राउंड पर पहुँचने के लिए, तो अगर मैं s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर को कंसीडर करूँ, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू u, तो 0 होगा, टाइम हमें पता नहीं है, और ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा g, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर, मतलब 2h इज इक्वल्स टू जी टी का स्क्वायर। ये हमारा एक पहला इक्वेशन बनेगा इस कंडीशन के हिसाब से। दूसरा बोला है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बॉल इन t/3 सेकेंड्स। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि t/3 सेकेंड पर वो पहुँचेगा कितनी दूर, उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल हाइट क्या है उसकी। तो इसके लिए भी हम वही यूज़ करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर s का वैल्यू, u तो हमें यहाँ पर भी नहीं एग्जैक्टली पता है क्योंकि वो इनिशियल 0 था, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई g, और ये हो जाएगा t/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2 g टी स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अगर ये 9 टू 18, तो 18s इज इक्वल्स टू जी टी का स्क्वायर होगा। ये दूसरा इक्वेशन है। क्योंकि जी टी स्क्वायर 18s के बराबर है और जी टी स्क्वायर 2h के बराबर है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, और 18s इज इक्वल्स टू 2h हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर मैं s के लिए वैल्यू देखता हूँ, तो s जो है वो 2h/18 और 1/9 हो जाएगा। इसका मतलब t/3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल की गिरने की वो h/9 की है। अब हमें यहाँ पर पोजीशन बोला है बॉल का ढूंढने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पोजीशन ऑफ अ बॉल के लिए, कि पोजीशन ऑफ बॉल के लिए हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ बॉल यहाँ पर एक्चुअली h थी और अब माइनस h/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 9h माइनस h डिवाइड बाई 9, जो कि हो जाएगा 8h डिवाइड बाई 9, 8h डिवाइड बाई 9। तो ये हमारा आंसर है 8h डिवाइड बाई 9। तो ये भी एक डेरिवेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी और आसान है। हम इसे आगे देखते हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है 15th। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान इजी था, AIEEE 2008 में पूछा गया था। पिछले काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे कि पिछले साल भी जो नीट 2017 में क्वेश्चन आया था वो एग्जैक्टली रिपीट हुआ था जेईई में फिज़िक्स में, और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी शायद मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी कोई नए क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट करें, मैं उसे सॉल्व कर दिखाऊंगा। यहाँ पे और क्या पूछा जा रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा और एकदम रीसेंट, इसी साल 2023 में ही ये मार्च या जनवरी के सेशन में पूछा गया है। और क्वेश्चन है कि एक टावर है जिसका हाइट है h और एक पार्टिकल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है विथ स्पीड ऑफ u। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए यहाँ पे हमें शुरू कैसे करना है इसे। यहाँ पे बोला है कि हाइट h है एक टावर की और एक पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं वो तो, और उसका स्पीड है u और टाइम जो लग रहा है पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में वो n टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो यहाँ पे s होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे u डिवाइड बाई g के लिए अगर हम टाइम देखते हैं टाइम, तो हमारा v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2as आएगा।
इसके हिसाब से जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें दिया है u, तो हमें फाइनल वेलोसिटी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है एग्जैक्टली, हमको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा h हाइट के लिए। तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम देखूँ तो t इज इक्वल्स टू फॉर्मूला के हिसाब से u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ई टी के हिसाब से अगर मैं t निकालने की कोशिश करूं और हमारा जो u है इनिशियली वो 0 है, तो हमारा जो t है वो हो जाएगा u डिवाइड बाई g या u डिवाइड बाई a के बराबर। वैसे ही दूसरे बार में जो हमारा t है वो हो जाएगा n टाइम्स कहाँ है, n टाइम्स एज कंपेयर टू जब वो ऊपर गया था। तो यहाँ पे ये जो दूसरा t है हमारा वो nt के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पर ये हो जाएगा, अगर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को कंसीडर किया हमने, ये हो जाएगा माइनस h इज इक्वल्स टू जो हमारा यू टी है, अगर हम t का वैल्यू देखें तो u बाई जी है, तो u मल्टीप्लाई बाई u डिवाइड बाई जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा g के बराबर होगा और t हमारा फिर हो जाएगा u डिवाइड बाई जी के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो एक t2 है नीचे आते वक्त वो हमारा है n t के बराबर, तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी हमारी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाई t की। तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ कि ये t1 के बराबर है, तो एक बार हम लिख लेंगे कि t इज इक्वल टू, तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे u लिखता हूँ और ये t है तो ये t1 है और ये भी t1 है, तो t1 हमारा है अगर हम ये नीचे आने के लिए देख लेते हैं कि नीचे आने के लिए क्या होगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो अगर ये t2 है तो ये हो जाएगा माइनस h क्योंकि नीचे आ रहा है, और ये हो जाएगा u, t2 है हमारा n इंटू t1, और ये हो जाएगा प्लस हाफ, ये हो जाएगा g के बराबर, और ये हो जाएगा n इंटू t1 का स्क्वायर। वैसे ही माइनस h इज इक्वल्स टू u, और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा t1 का वैल्यू जो कि है u डिवाइड बाई जी प्लस हाफ, और ये है g, और ये है n, और ये है t1 का वैल्यू जो कि हो जाएगा u डिवाइड बाई जी का स्क्वायर। इसका मतलब माइनस h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू n डिवाइड बाई जी प्लस हाफ इंटू जी, और ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी का स्क्वायर। ये g और ये स्क्वायर चला जाएगा और ये g कॉमन लेके हम इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस h इंटू जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू n प्लस यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर u स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस h इज इक्वल्स टू, हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दिया, जो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जब हम नेट देखेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर फेंकते वक्त वो निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस जी के बराबर है, तो ये चेंज होके हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा माइनस है, और अगर हम यहाँ पर u को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ये 1 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा ये n स्क्वायर। हम यहाँ पे किसी और चीज़ को भी कॉमन ले सकते हैं और वो है n, ये है माइनस एच जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और n साथ में, और ये 1 माइनस n हो जाएगा। ये है हमारा रिलेशन h u और n का, जो कि हो जाएगा माइनस एच जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर n 1 माइनस n। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।
हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब ये आखिरी वीडियो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम जल्दी नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियोस में आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।